अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मस्जिद हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है। दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी इब्रार के हवाले से। जो अपडेट आ रही है कि इब्रार ने बात की है भाई दो स्पिनर्स को लेकर। क्या कहना है इब्रार का, क्यों दोनों स्पिनर नहीं खेल सकते, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी हैदर अली के ऊपर जो केस हुआ था, अब उसकी अपडेट भी आ चुकी है, क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बाबर आजम का क्या चांस है, क्या वो आ सकते हैं एशिया कप में, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे जी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो टेंटिव शेड्यूल है वो भी सामने आ चुका है। साउथ अफ्रीका टूर करने जा रही है पाकिस्तान का, ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। धवन के ऊपर केसेस खुल गए हैं भाई, बैटिंग कंपनी लॉन्ड्रिंग के कुछ केसेस हैं, वो क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। टेलर, ब्रेंडन टेलर जिन्होंने शोएब अख्तर का रोज टेलर जिन्होंने शोएब अख्तर का कैरियर खत्म कर दिया था, वो रिटायरमेंट से वापस आ गए। आपने खैर ब्रेंडन की बात की तो दोनों टेलर रिटायरमेंट से वापस आ गए और वो जिम्बाब्वे के जो ब्रेंडन टेलर हैं वो भी वापस आ चुके हैं। वो मेरे ध्यान में वही और ये रोज टेलर तो खैर अब किसी और टीम की तरफ से खेलेंगे भाई, तो वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे वुमेन्स की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से भी दाऊद कुछ स्पेशल अपडेट लेकर आए हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो वर्ल्ड कप के हवाले से, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, साथ बेल ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि इब्रार अहमद जो है वो कल आए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप ये बताएं कि दो स्पिनर जो है पाकिस्तान टीम में इकट्ठे क्यों नहीं खेल रहे हैं, मतलब आप और सुफियान मुकीम जो इकट्ठे क्यों नहीं खेल सकते, हर जगह गुफ्तगू हो रही है। जिस पर दाऊद साहब उन्होंने ये कहा कि भाई टीम मैनेजमेंट जो है वो ये सोचती है कि बैटिंग को जो है ज्यादा मजबूत किया जाए। तो उनका आज ये बयान बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर चला भी, क्या कहानी थी देखिए उन्होंने एक्चुअली देखो, अब जाहिर है इब्रार ये डिसाइड करने वाले कोई है नहीं कि आप ये बोलो कि इब्रार आपको ये बताएं कि वो क्यों नहीं खेल रहे, लेकिन जाहिर है चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेस ही होता तो आप उनसे ही पूछते। तो अब उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जिस तरह से साइम अयूब है वो भी बॉलिंग कर रहा है और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आगा जो है वो खुद भी बॉल डालते हैं, तो टीम मैनेजमेंट की सोच ये है कि हम अपना जो बैटिंग है उसको हम थोड़ी सी बढ़ाएं। इसी वजह से जाहिर है वो फहीम फिर क्योंकि ऑलराउंडर की कैटेगरी में खेलते हैं, अगर सुफियान और इब्रार दोनों खेलते हैं तो जो आपकी बैटिंग है वो वीक हो जाएगी। लेकिन अब जाहिर है ये उन्होंने तो टीम मैनेजमेंट की सोच बताई, और खैर ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है जो आपके इब्रार ने बताई है, तो हम सबको यही बात पता है कि इसी वजह से ये हो रहा है। लेकिन इस पर राशिद लतीफ ने भी एक बात किया और आई थिंक वो उन्होंने ऐसी बात की जो मैं और आप भी यहां पर बात करें, उन्होंने वही वाली बात की, हमारी बात को सेकंड किया है। उन्होंने कहा है कि इस टाइम आप, जैसे हम भी बात कर रहे हैं कि आप राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिला रहे, बेशक आपका यूएई से जीत गए, अभी आपका संडे को अफगानिस्तान के साथ मैच है जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, और अफगानिस्तान अपना पूरा स्पिन के साथ आएगा। आज भी जो उनका यूएई के साथ मैच है हो रहा है, उस पर उन्होंने अपने राशिद खान को आराम करा दिया, गजनफर को आराम करा दिया, वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं फाइनल के लिए। अब आप देखो राशिद लतीफ ने भी जो बात की, हम भी ये बात कर रहे हैं कि आपको प्लेइंग 11 में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि मोहम्मद हारिस आपके रन नहीं बना रहे, और अगर आपको लग रहा है कि हारिस का नंबर भी समझ नहीं आ रहा, वो नंबर 5 पे आ रहे हैं, वट कभी 6 पे आ रहे हैं, कभी 7 पे आ रहे हैं, नहीं समझ आ रही ना, तो फिर एक डिसीजन लेके आप फरहान से कीपिंग करवाइए, साहिबजादा फरहान से कीपिंग करवाइए। उन्होंने तो खैर कहा कि जो फखर है उनको ओपन करा के फरहान को टीम पे भेज दो, लेकिन चलो ये मत करो आप, मैं समझता हूं आप फरहान और साइम से ही ओपनिंग करा रहे हो, वो भी ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, फखर टीम पे भी अच्छा कर रहे होते हैं, उनको आप टीम पे रखिए। लेकिन जो हारिस की स्लॉट है उसमें आप उनको बाहर बैठाकर एक स्पिनर खिला लीजिए, क्योंकि बैटिंग में तो हम ये भी देखते हैं कि फहीम अशरफ को जो आप खिलाते हो कि यार वो बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा ना, उनकी आपको बैटिंग की जरूरत पड़ी है अभी तक पूरी सीरीज में, एक बार ट्राई नेशन सीरीज में जरूरत पड़ी, और वो जरूरत थी आपकी अफगानिस्तान के अगेंस्ट जब उनको मैच जितवाना था, वहां पर आप वो कुछ नहीं कर सके। इसके अलावा अगर उनको इक्का दुक्का बॉल खेलने का मौका मिल जाए, जैसे उन्होंने 5 गेंदों पे रन बनाए भी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थे क्योंकि उनसे नीचे भी आने वाले बैट्समैन थे, तो वो तो जरूरत नहीं भी थी, वो ना भी आते कोई और भी आता तो वो 4-5 गेंदों पे तो कोई भी हिट मार ही देता। तो वो पाकिस्तान ऑलरेडी प्लेटफॉर्म सेट था, मैच बना हुआ था, तो वो उस टाइम उन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया, ऑलरेडी आपके पास बैट्समैन थे। तो अगर आप एक बैट्समैन कम भी कर देते हो, जैसे हारिस हैं, लोग शायद ये बोलेंगे यार आपको पहले फरहान से कीपिंग करवानी चाहिए थी, बहुत लेट हो गया, लेकिन मुझे लगता है ये T20 फॉर्मेट है, इसमें कभी भी लेट नहीं मेरा होता। तो स्टिल मानना है कि अगर आप जो है वो सबसे बेस्ट ये भी है आपके लिए, अगर आप, क्योंकि आपकी दिमाग में ना कुंडी फंस गई है कि हमने बैट्समैन एक भी नहीं बिठाना, और मुझे लगता है कि जितने भी आगे वाले मैच हारिस को भी आप खिलाओगे, आप फहीम अशरफ को भी खिलाओगे, तो सिंपल आप ये भी कर लो कि आप हारिस और शाहीन में से किसी एक को बाहर बिठा दो, शाहीन नया बॉल अच्छा कर लेते हैं, आप हारिस रऊफ को बाहर बिठा दो, ये नहीं होगा, कोई पेसर की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छा डिसीजन लेना चाहते हो तो देखो आपके पास एक जो शाहीन ओवर कर देगा, 2 एक फहीम अशरफ कर देंगे ओवर, ठीक है, उसके बाद ये दोनों मिल मिला के 8 तो ये कर देंगे सुफियान मुकीम और आपके जो है इब्रार, और 4 ओवर आपके जो वो नवाज कर देगा, तो 2 आगा डाल दे और 2 बाकी आपके पास ठीक है, आराम से फहीम भी डाल दे, ओवर तो हर कोई भी डाल लेगा। लेकिन अब फिर आप मुझे बात जवाब दे कि अगर आपके 17 ओवर के बाद जो आपके आखिरी 3 ओवर होंगे वो कौन डालेगा?
17 ओवर के बाद आप दिलवाएं या ना 16 शाहीन? ओवर के बाद। तो शाहीन और फहीम को रखा होगा ना नहीं, आपने? फहीम आप खुद बताएं कि आपको लगता है कि फहीम आप अगर बैट फंसा हुआ हो और उस टाइम पे आप आखिरी 2 ओवर फहीम से बचा के तो करवाएंगे, आपके शाहीन कहाँ बचा लेते हैं या हारिस कहाँ बचा लेते हैं? बात तो ये भी है। वो आप वो इतना बात ये नहीं है। डिफेंसिव सोच ना सोचे ना, इतना नहीं, लेट ना लेकिन जाए ये बहुत ही ज्यादा थोड़ी वियर्ड सोच हो सकती है। मुझे लगता है कि ये नहीं, अगर आप लोग ना एक बैट्समैन को कम करो ना, इतने बैट्समैन खिला रहे हो तो एक नहीं और कम कर करते, दो। उनकी साइकी है। नहीं, वो तो फिर आप फिर भी एक बॉलर के साथ तो शॉट ही जा रहे हो ना, आप फिर भी कहां पूरी टीम खिला रहे हो, वो तो भी कॉम्बिनेशन ठीक तो नहीं बनता। अगर नहीं। आप एक फास्ट बॉलर खिला रहे हो, एक फहीम खिला रहे हो, 2 स्पिनर खिला रहे हो, वो एक बॉलर तो फिर भी शॉट है ना। तो फहीम है ना आपका, फिर किस लिए रखा नहीं हुआ है? नहीं, वो तो फिर अभी भी है ना, फहीम तो फिर अभी भी है। ना तो फिर पूरा हो जाएगा आपका। कितने ओवर कल करवाए थे? तो करवाओ ना, तो करवाओ, फिर 2 ओवर करवा लो। नहीं, फिर बॉलर तो आपका एक शॉट ही है ना, फिर तो वो बात तो वही तो आप भाई जब पेसर की जरूरत ही नहीं है, स्पिनरों की तो जरूरत है आपको विकेट के। नहीं, अब अगर आप देखो तो जो भी, अगर आप इंडिया की चलो ले लो, इंडिया भी अगर आप उसका कॉम्बिनेशन भी देखो, वो 3 स्पिनर वो खिला रहे हैं, लेकिन 2 वो फास्ट बॉलर खिलाएंगे ना और एक हार्दिक पांड्या प्लेइंग 11 में। तो आपके पास उन जैसे सेटिंग ही नहीं बन पाती ना। हार्दिक पांड्या उनका पूरा बॉल। नहीं, आपके पास पूरी सेटिंग, अब आप मान नहीं रहे, आप ये बोलो हारिस को बाहर बैठाओ या किसी भी एक बैट्समैन को कम करके आप खिलाओ ना। मैं ये समझता हूं कि आपने जो ये 4 ओपनर खिला रहे हो ना, साइम है, आपके फरहान है, आपके फखर है और आपके मोहम्मद हारिस है, ये जो 4 है ना, इनमें से आप एक को आपको बाहर करना पड़ेगा। आपको भाई अगर combination बनाने करना के लिए। होता ना, अगर करना होता तो वो यूएई के अगेंस्ट अपना बैट्समैन कम कर लेते। सबके ऊपर जो उन्होंने रेस्ट पॉलिसी लागू की, फहीम पर कोई रेस्ट पॉलिसी लागू नहीं की, हारिस के ऊपर कोई रेस्ट पॉलिसी लागू नहीं की। इसका ये साफ मतलब है कि वो ये नहीं बिल्कुल। चाहते, वो ये चाहते ही नहीं कि हम एक बैट्समैन तो फिर बात करना ही फजूल है ना। फिर तो हमें भी पता है कि फिर वही जो आज कल इब्रार ने बोला कि भाई जो हमारी टीम मैनेजमेंट है उसकी सोच ये है कि एक ही स्पिनर को खिलाएंगे, या तो मुझे खिलाएंगे या तो सुफियान को खिलाएंगे, और बाकी उनके साइम भी बॉलिंग कर लेते हैं, आगा भी बॉलिंग कर लेते हैं, वो जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलने दो। लेकिन मुझे लगता है कि ये आप राइट कॉम्बिनेशन और विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं चला रहे। क्या बनाए? मैं आपको बताता रहा हूं कि अभी वो जो नहीं कर रहे उनको करना पड़ेगा। हर बंदा ये बात कर रहा है, मुझे आप बताओ कौन बंदा है। नहीं फिर क्या खिलाएं आपको? मैंने बताया तो है कि हारिस का फिर बाहर करें या उसको फिर हारिस फहीम के साथ हो आप। हारिस की फॉर्म नहीं चल रही, आप हारिस को बाहर करो ना, सीधी सी बात है। आप हारिस को करो या फहीम को करो, ये 2 ऑप्शन है, मोहम्मद हारिस या फहीम अशरफ। इन 2, या तो आप एक बोल्ड डिसीजन लो। उनकी सोच के साथ मैंने तीसरा ऑप्शन भी दे दिया उनको। नहीं, मुझे लगता है कि ये भी, इस सोच में भी लूप होल्स रहेंगे। अगर हम इसके साथ जाएंगे, स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत करके, एंड की बॉलर से ही हमारे पास नहीं होगा। अगर आगे ड्यू शू आ गया तो एक फास्ट बॉलर तो और भी होना चाहिए ना, वो बहुत ही कमजोरी हो जाएगी फिर अगर एक फास्ट बॉलर सिर्फ खेलेगा आपका। सीधी जो बात है, जब है आपके पास बाहर करने के लिए, चलो अगर आप चलो आप अगर ये बोलते हो ना कि मोहम्मद हारिस हैं, उनको हम बाहर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हीं से आपने कीपिंग कराई है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मान के चलता हूं, आप कहते हो जी साजिदा फरहान है, ऑप्शन नहीं होता। जब रिजवान था तब भी कोई ऑप्शन नहीं चलो होता। अब आप बोलते हो कि साजिदा फरहान है, उनसे हमने कीपिंग नहीं करानी और हारिस ही हमारे पास लास्ट चॉइस है। चलो मैं ये समझता हूं, अज्यूम करता हूं वो लास्ट चॉइस है। अब फिर मुझे ये बता दो कि फहीम को खिलाने की क्या मजबूरी है? वही तो बात है, वो कहते क्या हैं मजबूरी बैटिंग, वो है? कहते हैं कि हमारी बैटिंग ये तो बहुत ही थोड़ा सा एक्सक्यूज है ना। चलो बैटिंग मेन फहीम तो बॉलिंग तो मैंने आपको उसका जवाब भी दे दिया। आपने कहा फहीम बैटिंग करता है, मैंने आपको पूरी सीरीज में बता दिया। उसने जब रन बनाए हैं 2 मैच में, थोड़े थोड़े 5-5 गेंदें खेली हैं, उस मैच में उसकी बैटिंग की जरूरत नहीं थी आपको और मुझे क्योंकि पीछे भी बैट्समैन पड़े हुए तो थे। आपको और मुझे नजर आ रहा है ना, उनको ये लगता है कि क्रूशियल टाइम में हम फंस गए तो शायद फहीम हमें निकाल देगा। तो क्रूशियल टाइम आया था अफगानिस्तान के गेम में, नहीं निकाल सके। और बकिया मैच में अगर आपने उनको बैटिंग के ऊपर भेजा था तो वो नीचे भी आपके पास बैट्समैन पूरे पड़े हुए थे। वो 4-5 गेंदे खेलने के लिए कोई भी खेल लेता है, वो ऑन द डे शाइन भी मार लेता है, रऊफ भी मार लेता है। 4 गेंदों की अगर बात हो वो कोई भी मार लेता है। लेकिन अगर आप पूरी बॉलिंग कर सकते हो तो ये आपके पास बेस्ट चॉइस है। अगर आप हारिस को बाहर नहीं कर सकते, मजबूरी है कि वो कीपर है और कोई आप कहते हो कि फरहान कीपिंग नहीं कर सकता, चलो मान लिया, फिर आप फहीम को बाहर कीजिए और डिसीजन लीजिए। इसके अलावा अगर आप करते हो तो आप फुदू खाते वाली बात कर रहे हो। ये हर कोई बात कर रहा है, ये एक्स बात कर रहे हैं, ये फैंस बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया की जितनी टीम्स खेल रही है एशिया कप में, सारी एशियाई टीम्स अपनी प्लेइंग 11 में प्रॉपर 2 से 3 स्पिनर प्रॉपर खिला रहे हैं। अगर आप वो डिसीजन नहीं मान रहे तो फिर आपका लई हाफिज है। एक और भी ऑप्शन हो सकता है, अगर आप फिर ये सोचो कि नवाज की जगह फिर आप एक प्रॉपर स्पिनर खिला लो, अगर आपको इतनी फहीम के ऊपर है कि करना। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी ठीक नहीं है क्योंकि नवाज आपको स्पिन कंडीशन में एक अच्छा इंपैक्ट डाल के देते हैं। वो बुरा नहीं करते नवाज, उनसे आपको उम्मीद है कि हल्का सा स्पिन ट्रैक होगा, वो आपको स्पिन भी डाल के देंगे। फहीम की बॉलिंग के ऊपर से सवालिया निशान रहेगा कि वो बड़े मैच में आपके लिए अच्छे बॉलर नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे तो अच्छा नहीं कर रहे। हर कोई ये बात कर रहा है कि आप अपनी सही प्लेइंग 11 नहीं खिला रहे हो। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है हैदर अली के हवाले से। तो हैदर अली का जो केस था, वो मैनचेस्टर की जो पुलिस थी उन्होंने उस केस को जो है वो क्लियर कर दी है। और हैदर अली के ऊपर जितने एलिगेशन जो है वो इंग्लैंड में लगे हुए थे, उन तमाम तर चीजों को जो है इंग्लैंड की जो पुलिस है उसने बेबुनियाद करार दे दिया जी। देखिए ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है। और जिस तरह से उनको एक झूठे इल्जाम पर फंसाया गया था, तो उसके बाद मैनचेस्टर इल्जाम लगाने पे उठा लिया था। हाँ, उसके बाद मैनचेस्टर पुलिस ने पूरी तहकीकात की और उसके बाद जो है वो उनको क्लियर करार दे दिया। और अब जो है वो उनको कहा गया कि आप बिल्कुल फ्री टू गो पाकिस्तान है।
और इवन बाद में भी अगर आप आना चाहें पाकिस्तान तो आप आ सकते हैं, बिल्कुल इंग्लैंड आना चाहें, सॉरी अगर आप इंग्लैंड आना चाहें तो आप बाद में भी आ सकते हैं और कहीं भी आप जा सकते हैं। उनको पासपोर्ट भी उनका दे दिया गया है और जो भी तहकीकात निकली थी वो यही थी कि वो हर चीज बिल्कुल क्लियर रही है और वो बिल्कुल उनको क्लियर करार दे दिया। लेकिन अब यहां पर एक और इशू है कि स्टिल हैदर अली अभी तक पीसीबी ने उनको जो सस्पेंड किया था वो सस्पेंशन नहीं हटाई गई, जब पीसीबी की तरफ से ये मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात कर रहा है कि जब वो हैदर अली वापस पाकिस्तान आएंगे उनको एक प्रोसीजर होना बाकी है। वैसे तो पुलिस ने क्लियर करार दे दिया, लेकिन एक प्रोसीजर होता है जो 1-2 दिन में आप कह लो कि वो उसका रिजल्ट आ जाता है। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि वो जब वापस आएंगे तो हम फिर उसके बाद एक छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद हम फिर फैसला करेंगे कि हमने क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि फैंस ही डिमांड कर रहे हैं। जब वो क्लियर है तो फिर आप उनको शामिल कीजिए, उनको कह दीजिए कि वो क्रिकेट खेलने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको क्लियर नहीं किया, सस्पेंशन उनकी लगा दी थी। अब इस पर काफी चल रहा था, बहुत सारे हमारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं वो बात कर रहे थे जी कि पीसीबी की वजह से इनका केस खारिज हुआ है, पीसीबी ने इनके लिए बहुत कुछ किया। तो हम आपको बता दें जो वहां की मैनचेस्टर पुलिस है वो पीसीबी के यहाँ क्या पाकिस्तान का कोई भी बड़े से बड़ा ओहदेदार भी हो ना वो उसकी बात नहीं मानते। वो चूंकि खुद बेकसूर थे और ये उनके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया था, तो जो उनके वकील थे उन्होंने प्रॉपर वहां जाके सबूत पेश किए, प्रॉपर प्रूफ पेश किए, जिसके बाद ये साबित हुआ है वहां पर कि इन्होंने कुछ नहीं किया था। इसलिए और इवन अब लोग तो फैंस भी डिमांड कर रहे हैं कि अब हैदर अली को काउंटर केस करना चाहिए और इस तरह की जो घटिया लोग होते हैं उनको पनिशमेंट दिलवानी चाहिए, ये तो फैंस डिमांड कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हैदर अली बिल्कुल क्लियर करार दिए गए हैं, लेकिन पीसीबी ने अभी उनका फैसला करना है कि उनको कब अनसस्पेंड करना है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है हमारे पास बाबर आजम के हवाले से। तो क्या लगता है जी बाबर आजम के क्या चांसेस हैं एशिया कप को लेकर, क्योंकि अब तो टाइम बहुत ही कम रह गया और दिन भी बहुत ही कम रह गए। क्या लगता है आपको कि क्या फैसला कोई हो सकता है, कोई आ सकते हैं स्क्वाड में इस फाइनल के बाद, क्या मामला चल सकते हैं? देखिए सलमान बट कमेंट्री कर रहे हैं स्ट्राइक सीरीज में, उन्होंने बाबर आजम के लिए आज बड़ी उनकी तारीफ भी की। उन्होंने कहा बाबर आजम बड़े बेहतरीन बैट्समैन है और बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में इरिप्लेसेबल हैं, वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वो बेहतरीन पाकिस्तान के लिए खिदमत आगे भी देंगे। उन्होंने भी आज काफी उनकी तारीफ भी की और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कुछ प्लेयर्स हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ा इंटरव्यूज वगैरह से उनको बात रखा जाए, क्योंकि वो ऐसी बात कर जाते हैं और उसके बाद वो कंट्रोवर्शियल सीन हो जाता है, फिर वो अपने ऊपर खुद प्रेशर ले जाते हैं। यानी कि हारिस की अगर आप बात करें, जिस तरह से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हाँ जी बाबर आजम को तेज खेलना चाहिए, उनको अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी चाहिए, और उसके बाद से ही हारिस के ऊपर जो है वो फैंस का एक बुछाड़ बन चुकी है और फैंस उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और प्लस हारिस से परफॉर्म भी नहीं हो रहा, तो उनके ऊपर आप कह सकते हो कि मुश्किल से मुश्किल बढ़ती जा रही है। लेकिन देखिए अब बाबर आजम की बात हम यही बात कर रहे थे, अगर पाकिस्तान बुरा करता है ट्राई सीरीज में तो उनका चांस बनेगा, लेकिन इस टाइम जो माहौल बन रहा है और जो नजर आ रहा है वो ये लग रहा है कि बाबर आजम का एशिया कप में आना नियरली इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह अब ये नजर आ रही है क्योंकि एशिया कप में टाइम बहुत कम रह गया, बहुत ही कम टाइम रह गया, तो ये रीजन रह गया। आज से अगर आप देखो सिर्फ 3 दिन रह गए और अब आप लास्ट मोमेंट पे तो अब उनको टीम में डालने नहीं वाले, क्योंकि आपके जो पहले 3 खिलाड़ी आप उनकी जगह बाबर को डालना चाहते थे। फखर ने परफॉर्म कर दिया, सच जो बात है, फखर की जगह रिप्लेस कर सकते थे। मैं भी बार बार बात ये कर रहा होता हूँ कि अगर आपको बाबर को रखना है तो आप रख सकते हो, जो है ना 5 तरीका आपके पास, आप हुसैन तलत की जगह आप रख सकते थे। मैं ये खुद बात करता रहा हूं कि हुसैन तलत का कोई रोल नहीं है स्क्वाड में, ना वो खेलते हैं ना वो नजर आते हैं, तो आप उनकी जगह भी रख सकते हो। अगर आपने 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया, इवन इंडिया ने तो फिर 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया, आपने तो 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया। अगर आपको रखना है तो आप बाबर को रख सकते थे। बेशक फिर आपको ये देखना होता कि आप हर मैच उनको ना खिलाते, क्योंकि अब आप अगर दे जा रहे हो जी साइम और फरहान ओपनर है, 3 पे फखर जमान है, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट की यही सोचे कि 3 हमारे यही प्लेयर हैं, अब हारिस की जगह नहीं बन पा रही, समझ नहीं आ रही कि वो 5 पे खेलते हैं कभी 7 पे खेलते हैं, तो वो चीज तो बहुत मुश्किल है। और अब टाइम जैसे आपने बताया 5 तारीख आखिरी थी, ऑलरेडी बहुत डिले हो गया। इवन अभी हम लोग ये मैं और अली साहब ये बात कर रहे थे क्योंकि अब हमने एशिया कप कवर करने के लिए जाना है, यूएई जो हमारा प्रोग्राम है, लेकिन अब इतनी ज्यादा ये आप कह लो कि ना अहली होती है, या मैं क्या बोलूं, वर्ड क्या यूज करूं, ये इतना ज्यादा ये डिले कर देते हैं। अब जो हम जैसे मीडिया जर्नलिस्ट हैं और भी हमारे साथी हमारे दोस्त हैं, हमने कवर करने के लिए जाना होता है। अब आप खुद सोचिए कि अभी तक कोई अता पता नहीं है, अभी तक हमें कोई रिसीव नहीं हुआ कि भाई आपको जो है वो कब आप जाना है, आपने ईमेल आता है, हमारी एक्रेडिटेशन अप्रूव होती है, अभी तक वो डिले में है। अब आप मान के चलो कि कल भी अगर ये होता है तो उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान की वीजा ही बैन है, अर्ली वीजे लगवाओ, टेंशन में पड़ो, पाकिस्तान में बैन है, आपको पता है वो खाली स्पेसिफिक केसेस में होते हैं। अब उसके लिए फिर हम पीसीबी के पास जाएंगे, उधर जाएंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास जाएंगे, यूएई की एम्बेसी के पास धक्के खाते रहो, ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। यानी कि अभी सिर्फ 3 दिन रह गए एशिया कप के शुरू होने में, और अगर कल भी होता है, अभी तक तो हुआ ही नहीं, किसी एक को भी अभी तक आया ही नहीं अप्रूवल, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये कल भी होता है
तो इसके बाद से एक हफ्ता तो खाली ये रोने पिटने में चला जाएगा काम, ये धक्के खाना, और ख्वारी। फिर बंदा जो एशिया कप कवर करने का जो एक आपका जहन बना होता है ना, जो पेस बनी होती है, वो भी टूट जाए। तो ये एक बहुत ही यार, अगर आपको करना ही है, मैं ये बोलूंगा, चाहे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल हो, आईसीसी पहले तो बहुत ही तरीके से करता था, बहुत ही पहले होता था, लेकिन ये जो मामला होते हैं ये आपको पहले करना चाहिए, एटलीस्ट ये 1-1.5 महीने पहले ये आपको सारी चीजें कर लेनी चाहिए। लास्ट मोमेंट पे फिर बंदा ख्वार ही होता है। अब वही बात है कि जो आप बाबर की बात भी पूछ रहे हैं, वो भी इसी तरह है कि अब ये चीजें इतनी आगे जा चुकी हैं कि अब चांस नहीं है बाबर आजम का, अब आप बीच में नहीं डाल सकोगे, अब बहुत लेट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का संडे को मैच है, अगला एक दिन है, और उसके बाद आपने मैच खेलना है, आपने नहीं खेलना, सॉरी, एशिया कप शुरू हो जाना है, आपका एक फोटो शूट वगैरह होगा एक दिन पहले, 9 तारीख तो अब आपके पास टाइम नहीं है, अब चीजें बहुत आगे चलेगी। अब जो ये लोग चूरन बेच रहे हैं जी कि बाबर आजम आएंगे, ये होगा वो होगा, वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, ये हम आपको बता दें। वो अगर आपको बता रहे हैं तो फिर आप ये समझ जाएं कि ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगे हुए हैं, क्योंकि अब चीजें बहुत लेट जा चुकी हैं। हम अपनी आपको बता रहे हैं कि हमारे लिए कितनी ख्वारी हो चुकी है इस टाइम, हमारे लिए कितनी बड़ी ट्रबल है, तो ये आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगेंगे अगर आप इसके पीछे जाएंगे। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के हवाले से अपडेट आ रही है। तो साउथ अफ्रीका जो है वो टूर करने जा रही है, अक्टूबर में जो है पाकिस्तान का टूर जो है ये होने जा रहा है। साउथ अफ्रीका यहां पर आएगी, 3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, 3 T20 खेले जाएंगे, 3 आपके जो वो ओडीआईज जो है वो खेले जाएंगे। एक पूरा फुल टूर जो होने जा रहा है, जो कि अक्टूबर और नवंबर का जो मंथ है पूरा जो है इसको घेरे रखेगा। पिंडी में मैचेस होंगे, लाहौर में मैचेस होंगे, फैसलाबाद में मैचेस होंगे। तो दाऊद साहब, किस किस तारीख को कहां पर मैचेस हैं, ओडीआई कहां पर खेले जाने हैं, टेस्ट मैचेस कहां पर खेले जाने और T20 मैचेस कहां पर खेले जाने हैं? देखिए, साउथ अफ्रीका की जो सिक्योरिटी का डेलीगेशन था वो पाकिस्तान आया, और उम्मीद यही है जो अपडेट्स आ रही हैं कि वो सेटिस्फाई रहा है। और अभी तक जो प्रपोज डेट्स बताई गई हैं, जाहिर इसमें तब्दीली जरूर हो सकती है, ये बिल्कुल अश्योरिटी वाला नहीं है। अभी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने इसको एक्सेप्ट करना है, अभी तक उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया। ये मैं आपको बता दूं, मैं फिर कंफर्म कर दूं कि जो भी हम आपको डेट्स बताने जा रहे हैं, इस पर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्मेशन नहीं दिया। ये सिर्फ पीसीबी का बना हुआ शेड्यूल है, जो अभी तक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हम तक पहुंचा है। लेकिन अली साहब, ये जो डेट्स हैं और जो वेन्यूज हैं, मैं तकरीबन 2-2.5 डेकेड्स के बाद देख रहा हूं कि कम से कम पाकिस्तान की 4 वेन्यूज हैं जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को होस्ट करेंगे। 4 वेन्यूज, इतने ज्यादा एक सीरीज में आपके वेन्यूज ने होस्ट नहीं किया, और ये बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि अगर आप एक सीरीज में इतने सारे वेन्यूज को रखते हो तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है पीसीबी का, क्योंकि आप सारे फैंस को मौका दे रहे हो, 4 डिफरेंट शहरों के लोगों को आप एंजॉय करने का मौका दे रहे हो। ये अपने में बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज से आगाज होगा, जो लाहौर में होगा। पहला टेस्ट मैच 12 से 16 अक्टूबर को खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा 20 से 24 अक्टूबर तक। फिर पिंडी में टीम रहेगी, और जो ओडीआई का जो उनका प्रैक्टिस सेशंस वगैरह होंगे, जो उनका कैंप लगेगा वहीं पे लगेगा। और फिर 4 दिन के बाद पहला ओडीआई रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। 28 अक्टूबर को रावलपिंडी पहला ओडीआई मैच होस्ट करेगा। फिर उसके बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों फैसलाबाद चली जाएंगी, और फिर 2 ओडीआई फैसलाबाद में खेले जाएंगे, 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को। तो ये इस तरह से 2 आप ओडीआई जो सेकंड और थर्ड है वो आप फैसलाबाद में खेलोगे। फिर उसके बाद बारी आएगी T20s की। पहला T20 मैच मुल्तान में खेला जाएगा, जो 5 नवंबर को मुल्तान होस्ट करेगा एक T20 मैच। उसके बाद वापस जो टीम्स हैं वो लाहौर चली जाएंगी, करीब है मुल्तान और लाहौर का रास्ता। और 8 और 9 2 दिन लगातार 2 T20s खेले जाएंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के। तो ये टेंटेटिव डेट्स भिजवाई गई हैं साउथ अफ्रीका को, और पीसीबी ने डिसाइड किया। काफी अच्छा शेड्यूल है, 4 वेन्यूज होस्ट कर रहे हैं, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद। फिर मैं आपको बता दूं, टेस्ट मैचेस 12 तारीख को पहला खेला जाएगा 12 से 16, दूसरा टेस्ट मैच 20 से 24 रावलपिंडी में खेला जाएगा। ओडीआई तारीखें जो रखी गई हैं ओडीआई की, वो 28 अक्टूबर को पिंडी में फैसलाबाद होस्ट करेगा, 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को। फिर मुल्तान 5 नवंबर को पहला T20 होस्ट करेगा, और फिर लाहौर 8 और 9 तारीख को होस्ट करेगा। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है शिखर धवन के हवाले से, जिनका ताल्लुक इंडिया से। तो वो भाईजान फंस गए हैं ये सारी बैटिंग साथ, जिस तरह उन्होंने बैटिंग वेबसाइट्स को प्रमोट किया था। कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी उनके ऊपर खुल चुके हैं। तो ये क्या स्टोरी है जी सारी? वो बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बने होते थे इन एप्स के। देखिए, धवन के ऊपर जो है वो भारतीय जो एजेंसीज हैं उन्होंने घेरा तंग कर लिया है। और पहले तो उन्होंने जो बड़ी खास किस्म की जो बैटिंग की वेबसाइट्स हैं, बड़ी प्योरली बैटिंग की वेबसाइट्स, इंडिया में बाकी भी बहुत सारे आपका लोग क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने फैंटेसीज को जरूर प्रमोट किया, लेकिन फैंटेसीज फिर भी अगर आप देखो वैसे तो दोनों ही गंदे हैं, लेकिन जो प्योरली बैटिंग है वो तो बहुत ही गंदा खेल है ना। तो ये प्योरली बैटिंग के एम्बेसडर बने हुए थे, और अपने खूब सोशल मीडिया में और हर जगह ये लगातार बैटिंग को प्रमोट करते रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बैटिंग को प्रमोट किया, वो तो चलो किया क्या, और फिर जो पैसा मिला वो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया। जो इंग्लैंड में इनके बैंक अकाउंट्स थे वहां पर इन्होंने वो सारा पैसा रखा, भारत में लेकर भी नहीं आए।
अब कहने को तो शेखर धवन जब लेजेंड्स के मैचेस चल रहे थे पाकिस्तान इंडिया में, वहां पर ये बने हुए थे जी मैं पक्का इंडियन हूं, मैं पाकिस्तान से मैच भी नहीं खेलूंगा, बाकी भी जो इंडियन खिलाड़ी खेलना भी चाहते थे उनको भी चलाते भाई तुम मत खेलो ना खेलो। जब ये खुद क्रिकेटर थे तब तो ये खेलते रहे पाकिस्तान के मैच। उस टाइम तो फैंस को फुदू लगाना बड़ा आसान काम होता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा होता है। लेकिन रियल में अगर आप देखो, अगर आप वो कहते हैं ना इंडिया में कि ये कितना वो देशभक्त है या क्या वो बोलते हैं जी लॉयल कितना कंट्री के साथ, तो आप देखो कि आपने पहले अपने फैंस को जुए पे लगाया, वो तो किया, फिर आप अपने कंट्री से सारा पैसा जो आपको मिल रहा है वो आप बाहर के बैंक अकाउंट में रख रहे हो। अब आप देखो कि आप कहने में तो आप कुछ भी कह दो कि जी पाकिस्तान से हम नहीं खेलेंगे, अपने आप को बहुत लॉयल साबित करा दो, आपने वहां करवा दिया। लेकिन रियल में आपने क्या किया, जो भारत की एजेंसी है उसने इनको पकड़ा है और इनकी पहली फुल इन्वेस्टिगेशन की गई है, इनको रखा गया, बुलाया गया, इनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए और अपडेट यह आ रही है जो कुछ भारतीय वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर रिपोर्ट करने के उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं किया जो इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके ऊपर बन रहा है, जो उन्होंने इतना पैसा है जो इंडिया से बाहर पहुंचाया, तो उस पर बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं कर सकी है जो उन्होंने सवालात किए हैं। तो इनके लिए मजीद मसले बनेंगे। आपको पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान की जो हुकूमत है FIA वगैरह वो भी ऑलरेडी बड़ी एक्टिव हुई है और जो बैटिंग और फैंटेसीज को प्रमोट करते थे उनके घेरे अभी तंग किया जा रहा है। इसी तरह अगर आप भारत में भी देखें तो वहां पर भी इस टाइम यही चल रहा है, उनकी गवर्नमेंट ने भी बैन लगा दिया है, जो ऑनलाइन गेम्स हैं, बैटिंग है, फैंटेसीज एप्स हैं, सब पे बैन लगा दिया गया है। ऑलरेडी BCCI इस टाइम बड़ा परेशान है, उसको एशिया कप खेलने जाना है और उन्होंने कहा कि 300 करोड़ मिनिमम हमने बिड रखी है, इससे ऊपर कोई हमें पैसे देगा तो हम उसको अपना जर्सी का स्पॉन्सर बनाएंगे। और अभी तक जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि पॉसिबल तौर पे भारतीय टीम बगैर स्पॉन्सर के जा सकता है। ये बहुत हैरानकुन बात होगी कि इंडियन टीम जो हमेशा से कहा जाता है कि उसके पास वो शायद हमें बगैर स्पॉन्सर के दिखें। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है रोज टेलर के हवाले से। तो रोज टेलर जो है उनकी वापसी हुई है भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब वो आपको T20 में जो है दोबारा दिखेंगे, जिनका ताल्लुक जो है न्यूजीलैंड से है। कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भाई किस मकसद के तहत आए हैं, T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करवाएंगे टीम को क्या? देखिए ये बहुत बड़ी और हैरानकुन बात है। रॉस टेलर जो बड़ी जबरदस्त किस्म के न्यूजीलैंड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट खिलाड़ियों में आप उनका शुमार करते हो। 76 का कैरियर खत्म किया उन्होंने। बिल्कुल, चलो वो तो खैर कैरियर के खत्म किया, तो उनको वो ऑलरेडी कह चुके थे कि मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ। हाँ अब ये जरूर बोल सकते हो आखिरी मैच नहीं खेल सके, इंडिया वाला नहीं खेल सके थे। हाँ ये कुछ उनका कमाल था, कुछ कमरान अकमल का। हाँ ये आप जरूर कह सकते हो कि आखिरी मैच वो अपना नहीं खेल सके थे, लेकिन रिटायरमेंट तो वो पहले दे चुके थे। लेकिन रॉस टेलर न्यूजीलैंड के उन आप कह लो कि ग्रेटेस्ट खिलाड़ियों में, अगर आप इनका नाम लेते हो, स्टेफन फ्लेमिंग का नाम लेते हो, नेथन एस्टल भी इसमें आते हैं, या फिर आप केन विलियमसन को लेते हो, ये बहुत ही बड़े बड़े इस टाइम अगर आप देखो करंट अगर आप खिलाड़ी पिछले 2 डेकेड्स के देखो तो ये सबसे बड़े नाम न्यूजीलैंड ने प्रोड्यूस किए हैं। बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, रिटायर्ड भी हो गए थे, लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया है कि जो समोआ है उसकी तरफ से ये खेलेंगे। एक बहुत ही छोटा मुल्क है जो ओशियानी में ये आप कह लो कि उधर ये कंट्री है। टोटल इस कंट्री की जो आबादी है वो गालिबन 2 लाख से 2,10,15,000 आबादी है। बहुत ही छोटा ये कंट्री है और इस तरह इनके जो लोग होते हैं वो भी आप कह सकते हो कि गोरे भी नहीं होते, काले भी नहीं होते। इस तरह जैसे रोज टिलर के आप कह लो कि फेस है, ये मेरा विलेज है, बिल्कुल इस तरह का ये कि आप कह लो कि विलेज है। और इनकी मदर यहीं की थी, ये समोआ जो है इनकी मदर यहीं पे थी और इसी वजह से इनके पास एक पासपोर्ट यहां का भी है और इसलिए ये इनको एलिजिबिलिटी का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट जब आपके पास है वहां का तो आप इजीली वहां पर खेल सकते हो। तो खैर जो भी T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स आपके खेले जाने हैं उसमें 9 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपको पता है कि जो 3 टीम्स हैं, टॉप 3 टीम्स, इन 9 टीमों में से उनको एंट्री मिलेगी 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के पास है वहां पर। जो समूह है ये ग्रुप C में मौजूद है इस टाइम, जिसके साथ पापुआ न्यू गिनिया और होस्ट ओमान भी इनके साथ रहेगा। तो जो ईस्ट ओशनिया है उसमें से अब चांस ये है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और रिटायरमेंट से वापस आए हैं। आपको पता है इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। चैपमैन, इवन अगर आप ये देख लो वो भी हांगकांग के हैं। जो न्यूजीलैंड के एक और हैं वो हैं डर्क नेंस हैं। बहुत सारे आपके पास ऑयन मॉर्गन है, इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान, आयरलैंड की तरफ से भी खेल चुके हैं। और भी आपको काफी बेस्ट तहाशा आपके पास ऑप्शन है, लेकिन अब उस लिस्ट में रॉस टेलर का भी नाम आ रहा है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और उनकी ओपनिंग सेरेमनी को लेकर अपडेट आ रही है। दाऊद साहब की बड़ी फेवरेट सिंगर है, वो इसमें जो है वो परफॉर्म करने जा रही हैं। बड़ा ये मुझे बता रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स की भी ओपनिंग सेरेमनी जो है बड़ी अच्छी होने जा रही है। तो कौन है दाऊद साहब जो परफॉर्म करने जा रहे हैं जिनके लिए आपने खबर डलवाई है? अच्छा आप चलो मुझे ये कह रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जय शाह जो है, चलो आप मुझे कह रहे हो, मुझसे भी ज्यादा ऐसा लगता है कि वुमेन्स क्रिकेट के लिए एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ओपनिंग सेरेमनी करवाते हैं। प्राइज मनी इनकी मेंस से जो 2023 का वर्ल्ड कप मेंस का था उससे भी ज्यादा प्राइज मनी रख दी गई है। उसमें $1 मिलियन रखी गई थी।
इसमें 13.88 मिलियन यूएस डॉलर टोटल जो प्राइज मनी है वो वुमेन्स में रख दिया गया। फिर ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी अनाउंस कर दी गई आज आईसीसी की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से। गुवाहाटी में ये होगी 30 सितंबर को, ये ओपनिंग सेरेमनी रखी गई है जिसमें श्रेया घोषाल परफॉर्म करेंगे और भी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड के, वो परफॉर्मेंसेस दिखाएंगी जो वर्ल्ड कप 2025 है। तो बहरहाल ये आज आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाओ, इनको भी फॉलो बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।